जय हिंद साथियों। आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मगरबी बंगाल में जिस तरीके से यूपी का मॉडल चल रहा है, आज खुलेआम यहाँ सड़क पर मॉब लिंचिंग की जा रही है और ज़्यादातर केस में आप देखेंगे कि मुसलमानों को मारा जा रहा है। इरशाद आलम ही एक शख्स का नाम है जिसको सिर्फ मोबाइल चोरी के शक में 14 लड़कों ने हॉस्टल में ले जाकर उसको पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। तो कुछ दिन हमारे माइनॉरिटी कांग्रेस के चेयरमैन शमीम अख्तर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी अशफाक अहमद एडवोकेट साहब हैं, हम लोग सारे लोग उनके घर गए थे कि उनके छोटे छोटे बच्चों को देख के हमारा दिल दहल गया कि क्या तरीका, क्या मॉडल आ गया है बंगाल में, जो लोग आज किसी को शक के दायरे में रखकर उसके जान ले रहे हैं। इसी को डिमांड में रखते हुए हम लोग ध्यान में रखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उस इरशाद आलम के परिवार को, उनके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनको मुआवजा दे और सरकारी नौकरी दे, और जो छोटे बच्चे हैं और जो बच्चों को यतीम किया है जिन लोगों ने, उन लोगों को सजाए मौत दे, कड़ी से कड़ी सजा दे कि दोबारा इस तरीके का हरकत मगरबी बंगाल में कोई करने का हिम्मत नहीं रखे। यहाँ तो लोग ममता बनर्जी को वोट इसलिए देते हैं कि हिंदू मुसलमान एकता को लेके वो चलने का काम करेंगे। बड़ा बड़ा भाषण जो ममता बनर्जी देती हैं अपने वक्तव्य में वो यही बोलती हैं, लेकिन आज कहाँ पहुँच गए। आज उसके घर में छोटा सा घर है, बिल्कुल एकदम 50-60 स्क्वायर फीट का घर। हम लोग जब वहाँ गए, उस घर में वहाँ का लोकल काउंसिलर तक नहीं आया उसके शख्स से मिलने के लिए, उनकी वाइफ से, उनके बच्चों से मिलने के लिए। तो मैं जो पूरी डिटेल है मैं हमारे एडवोकेट अशफाक अहमद साहब को कहूँगा कि आपको पूरी डिटेल बताएं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं, इमरान साहब नाम है इनका, इनके दुकान में 17 साल से इरशाद इनके दुकान में काम करता था। तो उसके चरित्र के बारे में इनसे अच्छा हम लोग भी नहीं जान सकते। तो मैं पहले कहूँगा कि अशफाक एडवोकेट साहब आपको डिटेल में बात बताएं, फिर इमरान भाई से मैं कहूँगा कि आगे बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के जो हमारे यूथ कांग्रेस के लीडर सरफराज भाई ने बताया जो पश्चिम बंगाल के हालत, और साथ ही हमारे दाहिने तरफ बैठे हुए हैं प्रदेश कांग्रेस संख्यालघु विभाग के यानी अक़लियत सूबा के चेयरमैन साहब, और यहाँ पर इमरान साहब हैं, उन्होंने ही मामला फाइल किया है उन लोगों के खिलाफ और वो डिफेक्टो कंप्लेनेंट भी है। बात है, सीधी बात है कि बंगाल जैसे यूपी में होता था पहले, होता है अभी भी, और इससे ही क्या बंगाल में संख्यालघु मुसलमानों पर अत्याचार, मैं नाम लेके कहना चाहूँ, मुसलमानों की नाम लेके और मुस्लिम नाम देखकर क्या एक सरकारी हॉस्टल में मार दिया जाएगा, भरी हत्या कर दिया जाता है, पीट कर मॉब लिंचिंग इसका हो जाता है। तो हमारी एक कहना है कि हम लोग इरशाद के परिवार के साथ हम लोग मिलने गए थे और मिल के हमने देखा है उनके हालात कि उनके एक बीवी है, एक बच्चा है, एक बच्ची से जांच कराया जाए, जरूरत पड़ने पर इस मैटर को सीआईडी से जांच कराया जाए, क्योंकि इस तरह की मैटर जब होता है, मैटर होने के बाद, इस तरह घटना घटने के बाद ये लोग जो कल्प्रिट से मुआवजा सरकार दे देता है। हम लोगों ने आंदोलन किया था बारीपुर कस्टोडियल डेट में, तो मुआवजा सरकारी नौकरी मिल जाता है, लेकिन सजा मिलने में वक्त लग जाता है। हम लोगों की प्रदेश कांग्रेस के तरफ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की एक डिमांड है कि उनकी सजा हो, एक नंबर कल्प्रिट्सों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए, स्पीडी ट्रायल किया जाए, ट्रायल इसका स्पीडी हो, इसको छूट ना मिले, कस्टोडियल ट्रायल हो, क्योंकि ये बेल मिल जाता है, बेल ना मिले, इसके लिए हम कोर्ट में भी प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग खड़े होंगे वकीलों को लेकर। अगर इसको बेल मिलेगा तो हम लोग उसके बेल के कैंसिलेशन की इमरान साहब को लेकर हम लोग काम करेंगे। लेकिन बात है, अभी तक सरकार ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 99 में अनाउंस किया था कि मॉब लिंचिंग की जहां मॉब लिंचिंग हुआ है उन लोगों को होमगार्ड की नौकरी, और हम लोग की जाने के बाद ये अनाउंस किया था कि होमगार्ड की नौकरी मिलेगी 2 लाख रुपया। हमारा डिमांड है 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया मिले और उनको सरकारी नौकरी मिले। तो ये इस डिमांड को अभी तक इस डिमांड को मानते हुए
और 99 से मुख्यमंत्री की तरफ से कोई उनकी घर में नहीं गया, उनका घर में नहीं गया है, कोई एक काउंसलर तक नहीं गया है। तो इसके लिए हम लोग चिट्ठी भी देंगे और आप लोगों के जरिए से डिमांड करते हैं कि उनके घर दिया जाए और जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई हो। चेयरमैन साहब बोलेंगे। मैं बोलूँगा, उनको बोलूँगा। आप बोल दीजिए। देखिए, ये जो मसले पर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये हिंदुस्तान में जिस तरह से मॉब लिंचिंग 2014 के बाद मंजर आम पर आया, ये अफसोसनाक है। और ख़ास तौर से किसी एक धर्म को ही टारगेट किया जाता है साजिश के तहत। कुछ लोग हुजूम बनाकर उन्हें पीट पीट कर मार देते हैं। जैसे अशफाक साहब ने कहा कि बरईपुर में भी ऐसा हुआ था और हम लोग गए थे वहाँ, और आनन फानन में जब हम लोग आंदोलन वहाँ पे किए तो आंदोलन को बड़े तौर पर ना कर पाए, इसलिए ममता बनर्जी ने संग डीएम को बुलाकर और ये वादा किया मुहर्रम की 10वीं तारीख को, 8 तारीख का वाकया है और 10 मुहर्रम को डीएम साहब ने बुलाकर बोला कि इन लोगों, ममता बनर्जी से जब बात हुई यहाँ के सीएम साहबा से, तो उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपये और एक नौकरी। 5 लाख रुपया तो मिल गया, बाद में शायद 2 साल बाद नौकरी मिली। उसके बाद अशफाक साहब वहाँ थे। फिर ये इस तरह का जो इरशाद मरहूम का ये जो मामला हुआ, तो हम लोग गए, सरफराज साहब बरईपुर भी गए थे और बेलगछिया भी हम लोग 3 आदमी गए, जैसा खबर मिला हम लोगों को। तो जब उसके घर में गए तो गरीबी का ये मंजर देखकर यकीन करिए कि हम लोगों का रोमा जो है ना कांप गया, रोमा खड़ा हो गया कि इस तरह के लोग आज भी गुजर बसर करते हैं। बेलगछिया जैसे इलाके में जहाँ पर कसीर तादाद मुसलमानों की है, उसके बाद जब हम लोग मिले, हम लोगों ने पूछा तो वहाँ का एक वार्ड प्रेसिडेंट तृणमूल कांग्रेस का वहाँ भी नहीं पहुँचा, काउंसलर तो दूर की बात है। उसके बाद जब हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई नहीं आया था, काउंसलर के कुछ साथी हैं जो इस बाड़ी में रहते हैं, वो उस वक्त में आए थे। फिर हमने निकलकर नदीमुल हक साहब को भी हमने फ़ोन किया, क्योंकि वो मुस्लिम रहनुमा है तृणमूल कांग्रेस के, शायद मेरी नंबर नहीं होने की वजह से या राज्यसभा चल रहा था, फिलहाल वो इतवार का दिन था, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर मैंने मंडे को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। फिर मंडे को मैंने रात के वक्त में फ़ोन किया तो उनका फ़ोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। खैर राज्यसभा चल रहा होगा। तो मेरा उनको फ़ोन करने का ये मकसद था कि आप इस पार्टी के अक़लियत के लीडर हैं और कुछ हो सके तो उनकी मदद कीजिए, इसलिए मैंने उनको फ़ोन किया। और इस तरह का जो वारदात हो रहा है तो ये एक नया कानून आना चाहिए कि कम से कम इसमें बेल ना हो और दोषी को इसमें सजाए मौत होनी चाहिए। आप 2 लाख 5 लाख देने के बाद किसी की ज़िंदगी को वापस नहीं ला सकते। जब मैं वहाँ पर, हम लोग जब बेलगछिया गए तो एक उनकी जो बच्ची थी वो क्लास 5 में पढ़ रही है और बच्चा KG 2 में या नर्सरी में ऐसी कुछ बताई वो, मतलब मायूसी के आलम में वो बच्चा, उसको बुखार आया हुआ था, वो चादर ओढ़ के सोया हुआ था वो बच्चा, और वो लड़की बेचारी उठ के उसके चेहरे पर उसको साफ झलक रहा था कि वो यतीम हो चुकी है। जो उनकी बेवा थी उनका कोई मददगार नहीं, वो अकेले बैठी हुई थी और उस मरहूम के भाई मरहूम की बहन के साथ में बैठी हुई थी। तो ये हमारे समाज का हाल है। मैं तमाम लोगों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहूँगा कि उस यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखें और मदद करें। और यहाँ की सरकार से मैं अपील करूँगा कि कोई नया कानून बनाकर और इस पर सज़ा लाएं, इस पर कानून लाएं और फांसी का सज़ा दिया जाए कम से कम। और तमाम तृणमूल के रहनुमा, तमाम मिल्ली रहनुमा उन लोगों की मदद के लिए आगे आएं, मेरी यही गुजारिश है। और जो मौका वारदात पर थे, इमरान साहब जो जिनके दुकान में वो काम कर रहे थे, वो वहाँ पर थे, उन्होंने बताया, मैं उनको सलाम करता हूँ कि आज भी वो खड़े हैं उस फैमिली के साथ में। तो वो बताएंगे कि क्या हुआ था। और वकील साहब जैसा बताएं, हम लोग ये लड़ेंगे और हम लोग कोशिश भी करेंगे कि इमदाद कुछ हम लोग अपने तौर पर उनको दे सकें। हम लोग जा नहीं सके, जैसा कि कल वकील साहब ने कहा कि 99 से कुछ ऐलान हुआ है, लेकिन मैंने वकील साहब को ये कहा कि आप पता लगाइए, उसके बाद हम लोग खुद भी जाएंगे। तो हम लोग यहाँ गए थे, जैसे ही हम लोग को खबर मिली थी हम लोग गए थे और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग उनके लिए खड़े हैं। इमरान साहब से कहूँगा कि 2-4 बार अब सच जो वारदात के हुआ और आपको कब, कहाँ, कैसे फ़ोन आया, सब डिटेल्स में आप बताएंगे। सर 28 जून
28 जून करीब 8:50 में मुझे 2 मिस कॉल आया। तो शायद उस वक्त मैं सब्ज़ी ले रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मैंने दोबारा मोबाइल जब चेक किया तो मैंने अपने स्टाफ को कॉल किया। जब कॉल किया तो पहला कॉल तो शायद वो रिसीव नहीं किया, दूसरा कॉल रिसीव किया। जब दूसरा कॉल रिसीव करने के बाद वो बोला मुझे कि जल्दी से 10,000 रुपये लेकर के आइए, वरना ये लोग मुझे बहुत मार रहा है। क्यों मार रहा है रीज़न बता नहीं पाया, तब तक फ़ोन कट चुका था। तो उसके बाद हम कंटिन्यूसली दोबारा फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद कुछ देर बात हुआ उससे, कहाँ पर आना है ये नहीं बता पा रहा था। फिर कोई उसी के मोबाइल से कोई हॉस्टल का कोई लड़का बोला कि बहू बाजार हॉस्टल आना है। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने एक दूसरे स्टाफ है मुकेश पासवान, उसको कॉल किया, क्योंकि वो बहू बाजार के पास ही रहता है। तो उसको भी मैंने कॉल किया तो सेम चीज़ उसको भी वो मेरा स्टाफ इरशाद बोल चुका था कि इमरान भैया को जल्दी से बुलाओ 10,000 लेकर के, वरना ये लोग मुझे बहुत मार रहा है। तो हम वहाँ से घर से फिर निकले जल्दी से, सब सामान रख करके। सबसे पहले हम बहू बाजार थाना गए। थाना में ऑफिसर को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो करीब 10-15 मिनट के बाद अराउंड मेरा दूसरा स्टाफ का मुकेश का कॉल आया कि यहाँ पर बहू बाजार में कोई एक तो हॉस्टल मिला है मुझे, अब यही है या कोई और है पता नहीं। तो मैंने ऑफिसर को बताया तो ऑफिसर बोला कि एक काम करो, तुम वहाँ पे जाओ पर हॉस्टल के अंदर मत जाना, हम उसके साथ कोई एक और पुलिस ऑफिसर को भी भेजते हैं। जब एक्चुअली मैं वहाँ पुलिस ऑफिसर से पहले पहुँच चुका था, जब मैं अकेले गया, मैं और मेरा स्टाफ और भी 1-2 आसपास के लोग थे। तो हॉस्टल में गया तो मैंने बोला कि आप लोगों ने किसी को पकड़ के रखा है। तो उसने पहले मुझे पूछा कि पैसा क्या है। मतलब पैसा है मेरे पास पर मेरा स्टाफ क्या है, पहले स्टाफ को लेकर के आओ, उसके बाद ही हम पैसा देंगे। तुम लोग कहाँ उसको मारा है, कितना मारा है मुझे पता नहीं है। तब तक एक पुलिस आ चुका था। तो उन लोग पुलिस से कहा कि आप कौन से थाना से, उन्होंने कहा बहू बाजार। तो बोले ये एरिया मुंशीपाड़ा थाने में पड़ता है, हम बहू बाजार का ऑफिसर को अंदर आने नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी गेट पूरा लॉक किया हुआ था। तो और 2-3 ऑफिसर बहू बाजार से फिर आए, उन लोग से काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ और हमसे भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ, लेकिन कोई गेट नहीं खोला। फिर बहू बाजार थाना वाला लोगों ने मुंशीपाड़ा इन्फॉर्म किया, फिर वहाँ से लोग आए, उन लोग से भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट करने के बाद लगभग आधा घंटा आर्ग्यूमेंट होने के बाद जाकर के गेट खोला गया। जो ऑफिसर लोग अंदर गए, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं किया था अंदर आने के लिए, कि वो मेरा स्टाफ को ऊपर से ले गया। और वो ऐसा कंडीशन में था कि वो मतलब 80-90% वो ऑलरेडी मतलब वो दम तोड़ने की हालत में है। वो खून था, उसके फेस, नाक से, मुंह से, हाथ पैर हर जगह से खून गिर रहा था। और वो ऐसा कंडीशन में था कि वो खड़ा नहीं हो पाता। मैं और फिर पुलिस ऑफिसर सब उसको जैसे करके और मेरा स्टाफ गाड़ी में बैठा करके मेडिकल कॉलेज लेके गया। मेडिकल कॉलेज में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद एक डॉक्टर ने बोला था कि इसका आईडी प्रूफ चाहिए। अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था उसका पास, तो मुझे जाना पड़ा बेलगच्छे लाने के लिए। जब मैं बेलगच्छे गया तो दूसरा स्टाफ ने मुझे फ़ोन करके बताया, उदयन हॉस्टल। उदयन हॉस्टल कितने बजे का हादसा? ये करीब 9:30 बजे, 9:30, 9:45 ऐसे ही आगे पीछे हो सकता है। सुबह से ये वाक्य चल रहा था। आप ये 8 बज कितने बजे आया था? मुझे पहला कॉल आया था 8:50 में, और मुझे हॉस्टल पहुंचते पहुंचते करीब भी तो 9:30 से 45 के बीच में मैं हॉस्टल पहुंच चुका था। आधा घंटा जब पुलिस से आर्गुमेंट किया, जब आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस का एक्टिविटीज क्या रहा, कितना नहीं, स्लो रहा, पुलिस कितना संग ज़्यादा संग active पुलिस रहा? संग संग मतलब 5 मिनट का टाइम लिया कि पता किया कहाँ पर है। ये ऐसे ही बहू बाजार तो बहुत बड़ा है, कहाँ पर ढूंढेंगे। तो तब तक मेरा एक स्टाफ को कॉल आ चुका था कि एक हॉस्टल मिला है मुझे, पर यही हॉस्टल है या कोई और हॉस्टल मुझे पता नहीं। क्या हकीकत में इरशाद जो है वो मोबाइल लिए थे? देखिए 17 साल से वो मेरे पास काम कर रहा है, हम उसको अच्छा तरीके से जानते हैं। आप उसके बारे चांदनी मार्केट में आइए, उसके बारे में पूछिए, मुझसे ज़्यादा लोग उसको पहचानते होंगे। अगर वो चोर होता ना, एवरीडे सुबह मछुआ फल मंडी जाता है काम करने के लिए कि 100 रुपये मिल जाएगा मुझे काम करने। वहाँ से काम करने के बाद चांदनी चौक आएगा, वो सबका बाइक होता है। जो चोर होगा ना तो ये सब काम नहीं करेगा। और कोई चोर होगा ना तो हम 17 साल से अपने पास रखेंगे नहीं किसी को। वो सिर्फ शक के बिना पे उसको मारा गया। सर ये बताइए कि जब आप वहाँ पहुँचे, जब उसको लहू लुहान की हालत में जब आप हॉस्पिटल लेकर गए, जब आप आईडी कार्ड लेकर लौटे तो उसके बाद आपके दूसरे स्टाफ ने क्या कहा? आईडी कार्ड जब मैं बेलगच्छे पहुंचा था तो मैंने फ़ोन किया था उसको कि वो कैसा है, तो बोला भैया आप जैसे ही निकले वो दम तोड़ चुका था। तो फिर ये उसका डेड बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए गया था, पोस्टमार्टम तो जाते वक्त 3-4 घंटे के बाद गया था। पोस्टमार्टम को उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला कुछ? अभी तक नहीं मिला है।
वो मुझीपाड़ा पुलिस का क्या कहना है, ये दर्ज जितने भी सभी के मतलब क्या सेक्शन में दर्ज हुआ है? अशफाक साहब थोड़ा बताइए कि किस सेक्शन में दर्ज हुआ है, वही सब। ये ये जो सेक्शन है मॉडल 302 302 है, ठीक है। और आपका मैं पूरा आपको बता रहा हूँ FIR का, देखे ये सारे सेक्शन, लेकिन यहाँ 34 देना चाहिए था, पुलिस ने 34 नहीं दिया है। ये पुलिस का एक ये है आपका, ये है सेक्शन आपका, ये देखिए 120B 365 एंड 302। अच्छा, ये सबको आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि आम भाषा में आम पब्लिक इस बात को नहीं समझ। मतलब किडनैपिंग का दिया है और है आपका मर्डर का दिया है, हत्या का, ठीक है। लेकिन यहाँ एक सेक्शन जरूरी है, एज ए एडवोकेट मैं इसका सलाह कर रहा हूँ कि 34, क्योंकि ये सेवरल पर्सन ने इसको मिल के किया है, एक आदमी ने मर्डर नहीं किया है। अभी तक 14 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, तो इसको मुझे लगता है कि पुलिस 34 देगा, नहीं देगा तो हम लोग इसके लिए कोर्ट में प्रेयर करेंगे। 34 होने से क्या 34 क्या 34 भी होने से क्या होता है? 34 ये है कि सबको सेम सजा मिलता है। अच्छा, 34 है कि सेवरल पर्सन ने मिलके, किसी ने कॉन्स्पायरेसी किया, सब मिलके इस षड्यंत्र और इस मर्डर में शामिल है। कोई अगर उसको डायरेक्ट भी ना मारे, उसको पकड़े, उसको घुसाए, उसको भी सेम सजा होगा। ये 34 का महत्व है, तो 34 देना चाहिए, क्योंकि ये पहले हुआ है, नई कानून अलग से हुआ है, 1 तारीख से कल कानून का बहुत हेरफेर हो गया है, लेकिन पुराने कानून के हिसाब से चलेगा, क्योंकि पहले इसका FIR पुराने कानून के तहत हो गया था। तो हम लोग का ये सीधा मानना है कि हम लोग, इमरान साहब ने मुझे आज वकील नियुक्त किया है डिफेक्टो कंप्लेनेंट का, ये खुद डिफेक्टो कंप्लेनेंट है, इनके बिहाफ में मैं कोर्ट में बात रखूंगा। अगर प्रशासन सीनियर एक्सपर्ट PP नहीं देता है और मुआवजा वगैरह नहीं देता है, सजा ठीक से नहीं होता, तो इस पर प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग इसको नजर रखेंगे और सख्त से सख्त इसका सजा दिलाने और मुआवजा और नौकरी दिलाने के पूरा कोशिश आपसे एक करेंगे। सवाल है कि बात है कि हम लोग सुना है कि उनके जिस तरीके से उसके ऊपर में हमला किया गया था, ये सडनली हुआ है, मगर जो आपको जो खबर मिला और इस दरमियान में क्या वहाँ पे कोई CCTV कैमरा गेट पे, क्या हॉस्टल होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पे CCTV फुटेज होगा। नहीं सर, मुझे तो हॉस्टल के अंदर घुसने नहीं, अंदर अलाउ नहीं किया। सिर्फ हॉस्टल के मतलब 4-5 कदम पे ही जब इरशाद को लेकर के आया था, मैं वहीं तक ही एंटर किया। अंदर में CCTV कैमरा है या नहीं ये मुझे पता नहीं, पर हाँ, लेकिन उदयन हॉस्टल के ठीक पास में एक मॉन्जिनिस का शॉप है जो CCTV कैमरा है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि स्टूडेंट लोग ने 1.5-2 घंटे का CCTV कैमरा रिकॉर्ड डिलीट किया है। जी। मेरा शॉप चांदनी चौक है, साबिर होटल के ऑपोजिट बिल्डिंग में। जब इरशाद ने कॉल किया तो उसको कहाँ से पकड़ा गया, कहाँ से वो लोग? ये हॉस्टल के बाहर से, हॉस्टल के क्योंकि बाहर उन लोग से का कॉल कहना है किया। कि एक दिन पहले कोई ब्लैक ड्रेस में कोई लड़का था, उसके हॉस्टल में घुस के चोरी किया, और नेक्स्ट डे ठीक वही 8:30 बजे 8:15 ऐसे कह सकते हैं। आपका दुकान से वो छुट्टी होकर के नहीं, वो सुबह मॉर्निंग में, मेरा शॉप तो 10 बजे खुलता है। वो एक्चुअली 1-2 जगह काम करता है मॉर्निंग में, वो घूमता फिरता इधर उधर नाश्ता किया। एक्चुअली उसने कहा था कि वो कॉफ़ी लेने के लिए गया था बहू बाजार में से, कोई जनरल स्टोर में से, और वहाँ पे खड़ा होकर किसी से फ़ोन में बात कर रहा था या कुछ कर रहा था। उन लोग को कोई इन्फॉर्म किया कि तुम्हारे हॉस्टल के बाहर कोई खड़ा है। अभी उनके परिवार वाले में जैसा पता, उनकी बीवी 2 बच्चे हैं, उनके घर में अभी स्थिति क्या है, और आप उनको किस हद तक मदद कर रहे हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि बहुत सारा केस इस तरह का आता है और चला जाता है, अगर रोशनी ना मिले, अगर हाईलाइट ना हो, तो मेरा ख्याल है ये केस भी आम केस की तरह दब जाएगा। इसमें बतौर आप 17 साल से उनके साथ में काम कर रहे थे, तो आपको किस हद तक आप लोगों से कहेंगे कि उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए चोरी का, ये किस हद तक सही और किस हद तक गलत? सर, किसी का इल्ज़ाम लगाने से साबित नहीं हो जाता। अगर वो चोर होता तो 17 साल तक मेरे पास काम नहीं करता, और उसका ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेरे शॉप में काम करता, वो रेगुलर मेरे घर का भी कुछ सामान लाता था, हमेशा घर में आता रहता था। ये मेरा फैमिली काफ़ी बड़ा, हर कोई इसको जानता है। उसका अगर बिहेवियर ख़राब होता तो कोई भी इसको अपने पास नहीं रखता। आपको क्या लग रहा है, क्या मर्डर किया गया? हाँ, मर्डर तो हुआ ही है, बिल्कुल। इसमें शक का क्या बात है। सरफराज साहब, क्योंकि अभी शमीम साहब ने कहा कि एक लॉ आनी चाहिए, और पहली पार्टी आप लोग रहे या पहले लोग रहे जिन्होंने वहां जाकर के मुआयना किया, इरशाद के घर पर गया, मगर क्या माइनॉरिटी ही नहीं बल्कि क्या प्रदेश कांग्रेस जो है
वो ऑल ओवर इंडिया, आज सिर्फ इरशाद का मामला नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में ही देखा जा रहा है कि लिंचिंग का मामला ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या कांग्रेस इस पर डिमांड्स करेगी कि ऑल ओवर इंडिया में इस तरह का रोक लगे? बिल्कुल। राहुल गांधी तो संसद में आपने देखा कि गरीबों के हकों की और हर धर्म के लोगों की बात कर रहे हैं। हाथरस हो या लखीमपुर खीरी हो, सबसे पहले अगर वहाँ कोई पहुँचने वाला था तो वो कांग्रेस पार्टी के लोग पहुँचने वाले थे। पहलू खान का हादसा हुआ तो उनके घर में भी सबसे पहले कोई पहुँचने वाले थे तो कांग्रेस पार्टी इमरान प्रतापगढ़ी जाने वाले थे। तो और यहाँ भी अगर मगरबी बंगाल कोलकाता में इरशाद के घर में अगर कोई लोग गए तो कांग्रेस पार्टी के लोग गए। कांग्रेस पार्टी को ये सीख ही दी गई है कि जहाँ पे अन्याय हो रहा है वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाइए। हमको तो शर्म इस बात का आ रहा है कि उस इलाके के लोकल जो सांसद हैं वो कुछ दिन पहले अपना वहाँ रेगुलर मीटिंग कर रहे थे अपना वोट लेने के लिए, और उस इलाके के वोट लेकर वो उस इलाके से जीत कर आए, और उस इलाके में इरशाद का मर्डर हो जाता है और आप उसके घर अपना एक प्रतिनिधि नहीं भेज सके। अतीन घोष वहाँ के MLA हैं, वहाँ के काउंसिलर हैं, वो लोग एक बार झांकी मारने नहीं गए? क्या मुसलमानों का वोट सिर्फ वोट लेने के बाद उनको क्या गटर और इसमें फेंक दिया जाएगा? कौन उनकी हक की आवाज़ की बात करेगा? शर्म आते हैं कि जो लोग बड़े बड़े अहदे पे बैठे हुए हैं, जो मुसलमान के MP और MLA और सांसद बने हुए बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये आवाज़ उठाना चाहिए। उर्दू अकाडमी में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को ये आवाज़ उठाना चाहिए, उनके घर में जाना चाहिए, ममता बनर्जी से बात करना चाहिए, यहाँ के लोकल सांसद को अब तक तो हो जाना चाहिए। हम लोग को जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि वो जो मजलूम लोग हैं उन लोगों के पास कोई नहीं जा रहा था, तो इमरान भाई हम लोगों को पकड़ के ये बात बताएं कि आप लोग चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जाने से डरते हैं कि आप अगर जाएंगे, आगे पर आवाज़ उठाएंगे तो आपको पुलिस पकड़ के अंदर कर देंगे, जो जाली केस आपके अगेंस्ट में करवा देंगे। लेकिन हम लोगों को डर भय नहीं है। अगर किसी गरीब के ऊपर में जुल्म होगा तो कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाएगी। हम लोगों ने उठाया है, हम सारे लोगों ने मिलकर ये आंदोलन को चलाया। अगर कांग्रेस पार्टी मजलूमों के साथ खड़ी है और इसके लिए हम लोगों को जेल जाना पड़े, पुलिस का लाठी खाना पड़े तो खाएंगे, लेकिन उस गरीब का जो हक है उसको दिला के रहेंगे। बेलगछिया में तकरीबन 1 से 1.5 लाख की मुस्लिम आबादी है। ऐसे में बहुत सारी तंजीमें भी है वहाँ पे जो माइनॉरिटी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मगर अब तक उन लोगों के कान में शायद इरशाद की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, कभी कभी होता है ना कि आपको किसी बहरे को उठाने के लिए आपको धमाका करना पड़ता है। तो हम लोग उनके घर में जाकर और मगरबी बंगाल के मुख्यमंत्री को और यहाँ के सेक्रेटरी को जो हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है, उस माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से भी जो लोग देख रहे हो, तो उनके लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि जो इदारे चलाते हैं और बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर अपने स्टेज पर बैठा कर फूल का माला और उत्तरी पहनाकर सोचते कि मेरा अदारा बहुत बड़ा हो गया, तो अदारा बड़ा नेता से नहीं होता। अदारा जो बड़ा होता है वो गरीबों की सेवा से होता है। आप जो बड़े बड़े इदारे आप चला रहे हैं बेलगछिया में, तो आप उस गरीब के साथ जाके खड़े होइए, उस मजलूम के बच्चों के, उस यतीम बच्चों के साथ खड़े होइए, तब आपका इदारा बड़ा होगा। नेता को तो कोई भी बुलाएगा, भीड़ लगा के वो चला आएगा, लेकिन गरीबों के साथ कौन खड़ा होगा? मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि बेलगछिया में जितने भी उर्दू अदारे हैं और जितने भी और सोशल वर्कर्स हैं, वो उनके घर में जाए और उनके हक की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है, बट अब तक उस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया है। ना ही इरशाद के घर वालों से किसी ने कॉल पे बात की सरकारी तौर पर, और ना ही उनको मुआवजे के बारे में कुछ बोला गया है। ऐसे में क्या लग रहा है, ये सिर्फ वक्तव्य में रह जाएगा या कुछ लिखतव्य में भी आएगा? देखिए, सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है वो अनाउंसमेंट का ऑर्डर आने तक का हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर उनके घर में कोई राब्ता नहीं करता है या कोई लॉलीपॉप सरकार देने की कोशिश कर रही है, तो धर्मतल्ला के सरजमीन को हम लोग जाम कर देंगे माइनॉरिटी के बैनर से, कि सरकार को जो मॉब लिंचिंग में लोग पूरे मगरबी बंगाल में मारे गए, सिर्फ इरशाद नहीं, इरशाद के जैसे और भी जैसे कोई लोगों को मारा गया है, उन सब के हक के लिए माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ से हम लोग धर्मतल्ला जाम करने जाएंगे। लेकिन जब तक हम लोग अब ऑर्डर देख लें, अगर सरकार इसको अमली जामा नहीं बनाएगी तो हम लोग उसको पहनवाने का काम करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ट्वीट किया है, क्या ये ऑल ओवर इंडिया को या फिर माइनॉरिटी को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है? इसको वर्गलाने की कोशिश क्या? हक की आवाज़ उठाना कोई वर्गलाने की बात होती है? वर्गला तो वो रहे जो संसद में बैठे हैं, जो पावर में बैठे, वो वर्गलाने की बात कर रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस मामले को ज्यादा तूल दे रही है वर्गलाने। तो कांग्रेस क्या टमाटर आलू का बात करेगा? कांग्रेस किसके बात करेगा? किसी मजलूम को टमाटर और प्याज की तरह काट दिया जा रहा है, बैट से पीट पीट के मार दिया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी किसकी बात करेगी? बरईपुर में जब, एक मिनट मैं टोकना चाहूँगा, जब बरईपुर में 4 मुस्लिम नौजवानों को जब जेल में पीट पीट कर मार दिया गया, तो उस वक्त कोई नहीं गया था और ये चीज़ हफ्ता दिनों तक मंजर आम पर नहीं आई थी,
लेकिन जब हम लोग ने गए और यही टीम जब गई थी, उसके बाद एसपी बरईपुर ने ये लिखा फेक न्यूज है। फिर हम लोगों ने उस न्यूज को बनाया कि जब यहाँ के जो मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर किया था, ये मजिस्ट्रेट ने, बरईपुर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कोर्ट के कि ये पोस्टमार्टम जो होगा वो वहाँ के फैमिली और एक मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगा। तो जब हम लोगों ने फेसबुक में लगाया तो आनंद फानन में ये इस तरह का मामला आया और फिर उन लोगों को इंसाफ मिला। तो हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर आवाज कहाँ, फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगी? तो आवाज हम लोग को उठाना होगा। और ये लोग बोल रहे हैं कि वलगलाने का है, तो जो लोग नहीं काम करना चाहते हैं वो लोग बोलेंगे। दूसरी बात, आपने कहा बेलगछिया के बारे में, तो कुछ वहाँ मुस्लिम के बहुत बड़े चेहरे हैं, बहुत बड़ा नाम है, जो सुदीप बंदोपाध्याय का केक काटते हैं। कोई अगर, बहुत अच्छी बात है कि हाजी आते हैं, उनका एहतराम करना चाहिए, मैं भी उनका इस्तकबाल करता हूँ, वो करते हैं, लेकिन इसमें भी जाना चाहिए। लेकिन वो डर रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे पार्टी से हटा दिया जाएगा। नहीं, आवाज उठाने का मतलब है नौकरी नहीं जाती। आपने देखा होगा इमरान प्रतापगढ़ी ने परसों दिन पार्लियामेंट के अंदर में जितने लोग मारे गए मॉब लिंचिंग में, सारे का मुद्दा वहां उठाया। तो हमारा काम है मुद्दे को उठाना। अब कौन क्या बोलता है, नहीं बोलता है, और जब तक आप मुद्दे नहीं उठाएंगे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। शमीम साहब, आपने चूंकि माइनॉरिटी सेल की तरफ से आप लोग गए वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, तो क्या इरशाद के घर वाले को किसी तरह का कोई मुआवजा वगैरह देंगे आप लोग? देखिए, हम लोग कोशिश मैंने अपने कहा ना कि अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या देती है। जैसा कि नवन्नों से अनाउंसमेंट हुआ, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, लेकिन हम लोग अपने तौर पर भी कोशिश करेंगे। और हम लोगों के साथ साथ जो कलकत्ता शहर के लोग, नामी लोग हैं, जो खिदमत करते हैं कौम की, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो जान चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन उनके सामने पूरी लंबी जिंदगी पड़ी हुई है। वो 2 यतीम बच्चे हैं, एक बेवा औरत है, उनके लिए जितनी भी की जाए वो कम है। तो सबों को करना चाहिए। सरकार की तरफ से होम गार्ड की जो नौकरी जो देने का अनाउंसमेंट किया गया है, इसको किस नजरिए से ले रहे हैं? देखिए, ये लोग नोटिफिकेशन देने के बाद उसको रोक देते हैं। बरईपुर का भी वाकया जो हुआ हम लोगों ने देखा था, रोक दिया गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने आवाज उठाई। जो होता है सोशल मीडिया से हो या मैसेज से हो या व्हाट्सएप में हो या होम सेक्रेटरी को मैसेज भेज के, जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी आवाज को सुनी जाती है, हम लोग जब भेजते हैं तो फिर उसके बाद इन लोग कुछ करते हैं। अब चूंकि आपके जरिया ही हमारी न्यूज आती है, अब हम लोग वहां पे गए, अब जाहिर सी बात है ये तृणमूल के लोग गए होते तो फ्रंट पेज पे आता ये न्यूज। अब चूंकि हम लोग गए हैं तो न्यूज कहीं से आने से रहा, तो हम लोग ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने उसको अवाम के साथ में सामने लाने के बाद ये वारदात है बूथ का, जुमा के दिन का। शनिचर के दिन उनके शायद शनिचर के दिन बॉडी मिला ना पोस्टमार्टम के बाद। शनिचर गुजर गया, इतवार शाम तक कोई लोग भी नहीं पहुंचे, सोमवार तक कोई नहीं पहुंचे, मंगल को भी कोई नहीं पहुंचे। बूथ के दिन ये ममता बनर्जी साहिबा ने ऐलान किया कि 2 लाख रुपया और एक होमगार्ड की नौकरी मिलेगी। तो आप इससे देख सकते हैं कि अंधी नगरी चौपट राज है।